आखिरकार 20 साल बाद फांसी के फंदे से बचकर सऊदी अरब से लौट रहे हैं अब्दुल रहीम। अगर खुदा का यह करिश्मा ना हुआ होता और भारत के लोगों ने अब्दुल रहीम के लिए यह ना किया होता तो आज अब्दुल रहीम को सऊदी अरब में फांसी के फंदे से लटका दिया जाता। भारत के लोगों ने एक ऐसी मिसाल पेश की है जिसे दुनिया हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगी। और जब आपको अब्दुल रहीम की इस कहानी के बारे में पता चलेगा और जब आप जानेंगे कि अब्दुल रहीम ने सऊदी अरब के अंदर 20 साल तक हर रात कैसे गुजारी है, कैसे उन्होंने एक एक रात काटी है, तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ फीवर। केरल के कोझिकोड के रहने वाले अब्दुल रहीम एक सीधे साधे इंसान थे। वो एक बहुत ज्यादा सज्जन व्यक्ति है। केरल के कोझिकोड में ही रहकर अब्दुल रहीम अपना जीवन यापन करते थे। यहाँ पर अब्दुल रहीम रिक्शा चलाने का काम करते थे। अब्दुल रहीम की एक छोटी सी फैमिली थी, लेकिन बड़ी खुशहाल फैमिली थी। अब्दुल रहीम अपने सभी भाई बहनों में सबसे छोटे थे। लेकिन एक दिन जब अब्दुल रहीम सुबह सुबह अपना रिक्शा लेकर कहीं जा रहे होते हैं तो इन्हें रास्ते में इनका एक रिश्तेदार मिलता है, जो अब्दुल रहीम से पहले तो थोड़ी सी बातें करता है और उसके बाद वो अब्दुल रहीम से कहता है कि तुम यहाँ रहकर रिक्शा चलाकर आखिर कितना कमा लोगे, तुम इतना भी नहीं कमा पाओगे कि आगे चलकर अपनी फैमिली को अच्छे से रख सको। ये बातें सीधे अब्दुल रहीम के दिमाग पर जाके लगती हैं। अब्दुल रहीम सोच में पड़ जाते हैं। अब्दुल रहीम सोचते हैं कि बात तो इनकी सही है कि यहाँ पर रहकर मैं ज़्यादा नहीं कमा पाता हूँ। इतने में अब्दुल रहीम इस रिश्तेदार से पूछ लेते हैं कि चलो ठीक है, मैंने मान लिया कि मैं यहाँ नहीं कमा पाऊँगा, अगर मैं नहीं कमा पा रहा हूँ तो फिर मैं क्या करूँ। इस पर रिश्तेदार कहता है कि मैं तुम्हें सऊदी अरब भेज सकता हूँ, वहाँ जाके तुम किसी की गाड़ी चलाओगे और यहाँ से डबल से ट्रिपल कमाओगे। ये सुनकर अब्दुल रहीम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब्दुल रहीम को आगे चलकर अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा अच्छे से रखना था। अब्दुल रहीम को पैसा कमाना था। अब्दुल रहीम को ज़िंदगी में आगे बढ़ना था। इसीलिए अब्दुल रहीम इस रिश्तेदार की बातों में आ जाते हैं और इस रिश्तेदार से कहते हैं कि ठीक है, मैं तैयार हूँ, मैं सऊदी अरब जाऊँगा और वहाँ पर जाके अच्छे से काम करूँगा, मेहनत करूँगा और अपने परिवार के लिए पैसा कमाऊँगा और कुछ सालों में वापस आ जाऊँगा। ये सुनकर रिश्तेदार भी बड़ा खुश हो जाता है और अब्दुल रहीम को सऊदी अरब भेजने की तैयारियां शुरू कर देता है। ये रिश्तेदार जो होता है ये पहले सऊदी अरब में काम करके आ चुका होता है। इसके पास पहले से वहां से डिमांड आ चुकी होती है कि भारत से किसी को भेज दीजिए जो ड्राइविंग कर सकता है। इसीलिए इसने अब्दुल रहीम से ये बात कही थी और ये सऊदी अरब में बात कर लेता है और सैलरी वगैरह तय हो जाती है, जिसके बाद अब्दुल रहीम का टिकट और वीज़ा भी आ जाता है। अब्दुल रहीम खुशी खुशी अपने घर वालों से विदा लेकर सऊदी अरब के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन शायद अब्दुल रहीम को और उनके परिवार को ये नहीं पता होता है कि अब्दुल रहीम जा तो रहे हैं, लेकिन वो 20 साल तक भी वापस नहीं लौट पाएंगे। अब्दुल रहीम ये सपना लेकर जा रहे होते हैं कि वो 2-3 साल के अंदर वापस आ जाएंगे, लेकिन अब्दुल रहीम ने कभी अपने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि अब्दुल रहीम को सऊदी अरब में इतनी बड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी, उन्हें फांसी के फंदे पर लटकाने तक की बात की जाएगी। जी हाँ, अब्दुल रहीम सऊदी अरब पहुंच जाते हैं और यहाँ पे जाके वो एक कारोबारी के यहाँ पर गाड़ी चलाने का काम करने लगते हैं। इस कारोबारी का एक बेटा होता है जो लकवाग्रस्त होता है, जो हमेशा बस एक बेड पर पड़ा होता है और खुद से कुछ भी नहीं कर पा रहा है। जो ये बेटा होता है ये सिर्फ ब्रीदिंग सपोर्ट, जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम होता है, उसकी वजह से जिंदा होता है, नहीं तो इसे एक तरीके की आप जिंदा लाश भी कह सकते हैं। और इसी का ध्यान रखने की ड्यूटी भी अब्दुल रहीम की ये कारोबारी लगा देता है। अब्दुल रहीम से ये कारोबारी कहता है कि तुम मेरे बेटे का भी ध्यान रखोगे और गाड़ी भी चलाओगे। शुरुआत में तो अब्दुल रहीम को थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन फिर अब्दुल रहीम सोचते हैं कि चलो भाई, बिस्तर पे पड़ा है और अपनी ज़िंदगी और मौत के बीच खेल रहा है, तो अगर मैं इसकी मदद करूँगा, अगर मैं इसका ध्यान रखूँगा, अगर मुझे इसकी जिम्मेदारी दी गई है तो खुदा भी मुझे सवाब देगा, अल्लाह भी मुझे सवाब देगा। इसलिए अब्दुल रहीम मान जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है साहब, मैं आपके बेटे का ध्यान रखूँगा। कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक चलता है। अब्दुल रहीम गाड़ी चलाते हैं। अब्दुल रहीम इस बेटे को भी इधर उधर गाड़ी से लेके आते जाते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब अब्दुल रहीम इस बच्चे को गाड़ी में बैठाते हैं, यानी कि गाड़ी में लिटा देते हैं और गाड़ी चलाने लगते हैं। बीच में रोड पर एक एक्सीडेंट हो जाता है अब्दुल रहीम की गाड़ी का, और जैसे ही एक्सीडेंट होता है तो गाड़ी एकदम इधर उधर पलटने के लिए तैयार हो जाती है। और इसी एक्सीडेंट में, इसी दुर्घटना के दौरान ये जो लड़का होता है, इसका लाइफ सपोर्ट सिस्टम हट जाता है। क्योंकि गाड़ी इधर उधर हिलती है तो इसी वजह से लाइफ सपोर्ट सिस्टम अलग हट जाता है। कुछ देर तक अब्दुल रहीम गाड़ी को देखने में लगते हैं, अपनी जो इनकी चोट लगती है उसे देखने में लगते हैं, और बाहर से बहुत सारी पब्लिक आती है उसे संभालने में लग जाते हैं। इतने में ये जो लड़का होता है इसकी मौत हो जाती है। जी हाँ, क्योंकि लाइफ सपोर्ट सिस्टम हट गया, सांस आनी बंद हो गई, लड़का लकवाग्रस्त था, बस उसी लाइफ सपोर्ट सिस्टम के सहारे वो जिंदा था
और उसकी मौत हो गई। जिसके बाद अब्दुल रहीम अपने मालिक को सब कुछ बताते हैं, सारी चीजें बताते हैं, लेकिन मालिक कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होता है। मालिक सीधे तौर पर कहता है कि तेरी वजह से मेरे बेटे की जान गई है। ऐसे कई केसेस सऊदी अरब से निकल के आ चुके होंगे, अगर आपने पहले ऐसे केसेस पढ़े होंगे। कई सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें भारतीय सऊदी अरब या फिर किसी भी खाड़ी मुल्क में जाकर फंस गए, किसी की मौत हो गई, जिसके बदले में उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई। ऐसा ही अब्दुल रहीम के साथ हुआ था। अब्दुल रहीम का ये मामला कोर्ट में जाता है, अदालत अब्दुल रहीम को फांसी की सजा सुना देती है, जिसके बाद बाकी अदालत में भी जब मामला जाता है तो वो भी फांसी की सजा को बरकरार रखते हैं। अब्दुल रहीम के लिए उठना बैठना रहना सहना सब कुछ मुश्किल हो जाता है। अब्दुल रहीम की नौकरी तो जा चुकी होती है और अब्दुल रहीम जेल में भी पहुंच जाते हैं। यहाँ पर अब्दुल रहीम हर रात अपनी गिनते हैं। वो सोचते हैं कि आज आखिरी मेरी रात हो सकती है। लेकिन अब्दुल रहीम के घर वालों तक जब ये बात पहुंचती है तो वहां पर भी रोना चीखना मच जाता है। अब्दुल रहीम के परिवार वाले कहते हैं कि हमने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि हमारे बेटे के साथ सऊदी अरब में जाकर ऐसा हो जाएगा। जो अब्दुल रहीम के वालिद साहब होते हैं, यानी कि अब्दुल रहीम के पिता, उन्हें इतना ज़बरदस्त झटका लगता है कि वो इस खबर को सुनकर बर्दाश्त ही नहीं कर पाते हैं। उनकी मौत हो जाती है कुछ ही महीनों के अंदर। जी हाँ, वो इस खबर से बहुत ज़्यादा सदमे में चले जाते हैं और अपने बेटे की याद में उनकी मौत हो जाती है। जिसके बाद अब्दुल रहीम के लिए पूरा केरल खड़ा हो जाता है। पूरे देश में ये खबर फैलती है, जिसके बाद सरकार भी दखल अंदाज करती है और सऊदी अरब तक इस बात को पहुंचाती है। इस पर कोर्ट कहता है जो आखिरी फैसला होता है वो उसका होता है जिसने ये मुकदमा दर्ज कराया था, यानी कि जो मालिक था अब्दुल रहीम का, उसके पास आखिरी फैसले लेने का मौका था। वो चाहेगा तो अब्दुल रहीम की फांसी रद्द हो सकती है। इस पर जो मालिक होता है वो 34 करोड़ की डिमांड करता है, क्योंकि सऊदी अरब में या फिर किसी भी खाड़ी मुल्क में फांसी के बदले एक और चीज होती है, वो होती है ब्लड मनी। आप ब्लड मनी देकर अपने रिश्तेदार को जिसको सजा सुनाई गई है उसे बचा सकते हैं। ऐसा रूल सऊदी अरब में और खाड़ी देशों में होता है। इसे दिया भी कहा जाता है। दिया देकर आप अपने रिश्तेदार को वहां से बचा के ला सकते हैं, लेकिन ये तभी होगा जब वो मान जाएगा जिसने मुकदमा दायर कराया था, जिसने उसे फांसी के फंदे तक ले जाने का काम किया है। इस पर मालिक कहता है कि ठीक है, मैं तैयार हूं, मुझे 34 करोड़ रुपए चाहिए। जी हाँ, 34 करोड़ की ब्लड मनी तय होती है। ये सुनकर शुरुआत में तो अब्दुल रहीम के परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो सोचते हैं कि हम 34 करोड़ रुपए आखिर कहां से लाएंगे। इतनी बड़ी रकम, आप सोच कर देखिए, इतनी बड़ी रकम 34 करोड़ कहां से लाएंगे। अगर अब्दुल रहीम के परिवार के पास 34 करोड़ होते तो वो अब्दुल रहीम को कभी दूसरे मुल्क में कमाने के लिए जाने देते नहीं ना। इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन केरल की जनता, देश की जनता उनके साथ खड़ी होती है और क्राउड फंडिंग की जाती है। क्राउड फंडिंग के दौरान लोग अब्दुल रहीम के लिए थोड़े थोड़े पैसे देते हैं, लेकिन ये बात जब ज़्यादा फैल जाती है तो हर कोई अपनी जेब से पैसा देने लगता है और कुछ ही महीनों के अंदर 34 करोड़ रुपए की जो राशि होती है वो जमा हो जाती है। यही है खुदा का करिश्मा, यही है इंसानियत जो सबसे ज़्यादा देखी गई इस केस के अंदर। चाहे वो किसी भी धर्म से आता हो, किसी भी मज़हब से इंसान आता हो, सब अब्दुल रहीम के लिए क्राउड फंडिंग करने लगते हैं, यानी कि अब्दुल रहीम के लिए छोटी छोटी राशि देने लगते हैं। और इतने लोगों के जब पैसा आता है तो 34 करोड़ जमा हो जाते हैं और 34 करोड़ सऊदी अरब में उस मालिक को दे दिए जाते हैं जिसका बेटा जान से गया था। और अब जाकर यानी कि 20 साल बाद सऊदी अरब के अंदर अब्दुल रहीम की फांसी को रद्द कर दिया गया है। अब किसी भी वक्त अब्दुल रहीम को एग्जिट वीज़ा मिल सकता है और अब्दुल रहीम वापस अपने मुल्क आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि अब्दुल रहीम की फांसी तो रद्द हो गई, पर ये जो उनके 20 साल गए, जो 20 साल का समय उनका चला गया, इसे कौन वापस लौटाएगा? क्या ये 20 साल का समय वापस अब्दुल रहीम को मिल पाएगा? अब्दुल रहीम की आधी जिंदगी चली गई। अब्दुल रहीम ने जो ख्वाब देखे थे वो सभी मिट्टी में मिल गए इन 20 सालों में। अब अब्दुल रहीम वापस तो आ जाएंगे, लेकिन क्या उन्हें अपनी जिंदगी के 20 साल बर्बाद होने का पछतावा नहीं होगा? इन सारी चीजों से सीखना चाहिए भारत के युवाओं को, जो खाड़ी मुल्कों में जाके नौकरी करते हैं और इन चीजों में फंस जाते हैं। इसलिए अपना ध्यान रखना सभी को जरूरी है। हर चीज का एक समय होता है। सिर्फ पैसा कमाने के लिए किसी दूसरे मुल्क नहीं जाना चाहिए। जब तक आपकी एक अच्छी पकड़ उस मुल्क में ना हो, जब तक आपका कोई भरोसेमंद उस मुल्क में ना रह रहा हो, उस मुल्क की सारी जांच पड़ताल करने के बाद, सारे कानून जानने के बाद आप दूसरे मुल्क में कमाने के लिए जाएं। नहीं तो ऐसे बहुत सारे भारतीय हैं जो आज भी दूसरे मुल्कों की जेल के अंदर पड़े हैं और उन्हें वापस लाने की पूरी मुमकिन कोशिशें की जा रही हैं, पर तब भी वो वापस नहीं आ रहे हैं। अब्दुल रहीम तो 20 साल बाद लौट रहे हैं, लेकिन ऐसे कितने लोग हैं जो अभी तक भी सिर्फ और सिर्फ अपनी जिंदगी की लड़ाई इन देशों की जेल के अंदर रहकर गुजार रहे हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल आप जानते ही हैं, निमिषा प्रिया। निमिषा प्रिया की फांसी बेशक रद्द हो गई, लेकिन अभी तक भी वो कतर की जेल के अंदर
बंद हैं, वो भी केरल से हैं और अब्दुल रहीम भी केरल से ही हैं। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अब्दुल रहीम की इस कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं। जो अब्दुल रहीम वापस आ रहे हैं, इस पर आप अपनी क्या राय रखते हैं। बाकी और भी सारे अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें द न्यूज़ फीवर।